हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस फॉर स्टडीज़ में। और इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में या 3 नंबर के पार्ट में एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो वो जितनी भी डिफिनीशंस होती हैं आपकी केमिकल काइनेटिक्स की, वो सारी की सारी डिफिनीशंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, किसी भी प्रकार की डिफिनीशन में केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों, बिना समय को ख़राब करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रेट लॉ की डिफिनीशन। व्हाट इज़ रेट लॉ? Rate law is the expression in which reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, which each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। इसका मतलब यह हुआ, रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका यूज रिएक्शन के रेट को दिखाने के लिए किया जाता है, जिसमें रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन का हम यूज करते हैं और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की कुछ ना कुछ पावर होती है, और वो पावर आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है, और इसी डिफिनीशन के बेसिस पे और रेट लॉ के बेसिस पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगली डिफिनीशन है व्हाट इज रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। इसका मतलब यह हुआ कि रेट कांस्टेंट को हम K से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शंस के जब मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की यूनिटी होती है, यानी 1 होती है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ जो मैं बता देना चाहता हूँ वो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए रिएक्टेंट का नाम ये स्पेसिफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो अगली डिफिनीशन है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने पहले पढ़ा, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन में जो पावर्स होती हैं, जो पावर्स चढ़ी होती हैं, उन पावर्स का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात चली रही है, तो ये भी बता दें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 या कोई फ्रैक्शन वैल्यू भी हो सकती है। साथ ही साथ 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन एक स्टेप में ही हो जाती हैं वो एलिमेंट्री रिएक्शंस कहलाती हैं। What are complex reactions? When a sequence of elementary reactions gives us the product, the reactions are called complex reactions। मतलब यह हुआ कि जब बहुत सारी elementary reactions मिल करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहलाती हैं। अगली डिफिनीशन है व्हाट इज मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring out a chemical reaction is called molecularity of a reaction। सीधे सरल शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जो कोलाइड करेंगे आपस में प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही उसकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाती है। अब हम एक और रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज़ रेट ऑफ अ रिएक्शन। Change in concentration of reactants and products in a unit time is known as rate of a reaction। Its unit is मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आप जानते होंगे कि रेट का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ के डिफरेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है वो किसी चीज़ का रेट बन जाता है। उसी प्रकार रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशन के चेंज को डेफिनेट टाइम से या डिवाइड कर दिया जाए तो वो रिएक्शन का रेट बन जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बन जाता है। दोस्तों, मैं मॉलिक्यूलरिटी में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो ये है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है। व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का चेंज एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है।
What is instantaneous rate of a reaction? Rate in change in concentration of any one of the reactants or products at the particular instant of time. मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है वो बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन एक बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है. What is rate determining step of a reaction? The overall rate of a reaction is controlled by the slowest step in a reaction is called the rate determining step. In other words, the slowest step in the reaction mechanism is the rate determining step of a reaction. और आसान शब्दों में इसे समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि किसी मैकेनिज्म में एक ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका रेट सबसे ज़्यादा स्लो हो वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहलाती है. चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. तो अगली डेफिनेशन है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी सफिक्स 1/2. मतलब यह हुआ कि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन से आधा होने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम को हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन. Rate of a reaction is directly proportional to the zero power of the concentration of reactant. इसका मतलब यह हुआ कि जो हमने पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था तो किसी रिएक्शन के लिए जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Rate of the reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant. ठीक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरह जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन के लिए 1 हो जाए तब वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्यूडो वर्ड की तरफ फोकस करना होगा. स्यूडो मतलब होता है फॉल्स. तो इस रिएक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी रिएक्शन जो कि बिहेव करे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह लेकिन वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर की तरह नहीं होती है. देखिए अब आपके सामने एनसीईआरटी बुक का एक फ़ोटो है. यहाँ पर दिए गए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि एथिल एसीटेट यानी ईस्टर का अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें हम 0.01 मोल एथिल एसीटेट लेते हैं और 10 मोल वाटर लेते हैं. अब इस यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एथिल एसीटेट. तो ऐसे में यहाँ पर ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. आप देख सकते हैं वाटर का अमाउंट जैसे कि बहुत ज़्यादा है तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंज होगा उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. इसलिए वाटर का जो अमाउंट है, वाटर की जो क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट मान देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट के से. तो वो एक नया कांस्टेंट बन जाता है और पूरा रेट आपका डिपेंड करता है एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन पे. तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाता है. वैसे एक्चुअली में ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि रिएक्शन का रेट दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से H2O की क्वांटिटी को या H2O की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले लिया गया है और रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया है. तो ये एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है. चैनल एस फॉर स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. तो अगली डेफिनेशन है व्हाट आर इफेक्टिव कोलिजन. The collision between the reactant species which leads to the formation of product are termed as effective collisions. मतलब यह हुआ कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट्स स्पीसीज आपस में कोलिजन करती हैं तो वो कोलिजन्स जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं वो कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन कहलाते हैं. तो हम आगे बढ़ें इसके पहले कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए एनसीईआरटी किताब का ये पिक्चर या एक ग्राफ से हम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं. तो चलिए समझते हैं. यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन गैस की मदद से हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लिया गया है. बताने की कोशिश ये की गई है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी होती है लेकिन वो इतनी सफिशेंट नहीं होती है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके. तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है. उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है. तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी, जितनी सरप्लस एनर्जी हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देनी पड़ती है वही एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है.
So what is activation energy? So the extra energy provided to the reactant molecule to reach the threshold energy is called the activation energy. In other words, the difference between threshold energy and energy of the reactants is activation energy. Next is what is collision frequency? The number of collisions per second per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency. मतलब यह हुआ कि जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होता है उस रिएक्शन मिक्सचर के यूनिट वॉल्यूम में और यूनिट टाइम में, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में और एक सेकंड में जितने कोलिजन्स होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है? आपने 10 मिनट में पूरे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी गई हैं वो सारी आपने कर ली हैं। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आएँ तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाना, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना। मेरा इस तरह के वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और यूट्यूब की अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आपको बड़े बड़े 20, 25, 30 मिनट के वीडियो ना देखने पड़े। आप 10 मिनट के वीडियो में या 12 मिनट के वीडियो में जल्द से जल्द अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें, जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर लें। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम इस वीडियोज़ को बना रहे हैं। होपफुली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे ये वीडियोज़। तो मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।